हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे पंचुएशन। क्या पढ़ रहे थे? पंचुएशन। और पंचुएशन के अंदर जो है साथियों, अपन ने क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कुछ जो है वो रह गए हैं मार्क, जो है पंचुएशन मार्क, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो पंचुएशन चल रहा था, ये लास्ट क्लास रहेगी। इसमें सबसे पहला आज जो है वो है हाइफन। कौन सा है? हाइफन। देखिए, एक तो होता है हाइफन साथियों, एक होता है डैश। क्या होता है? डैश। दोनों में ये अंतर है। क्या अंतर है कि हाइफन में जो ये मार्क जो होता है, जो पंचुएशन का निशान होता है, वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। और डैश में थोड़ा बड़ा होता है। निशान दोनों में सेम रहेगा, दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ। हाइफन में जो निशान रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा, और डैश के अंदर जो निशान रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो आपको ध्यान होना जरूरी है। देखिए, पहले हाइफन पढ़ रहे हैं, तो द हाइफन, ये वाला उसका निशान है, इज ए शॉर्टर लाइन देन द डैश। डैश के जो निशान होता है, इससे हाइफन का निशान होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। देखिए, हाइफन का प्रयोग मुख्य रूप से कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने में किया जाता है। दो या दो से अधिक पद वाला शब्द होता है, उसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम, इस प्रकार के दो जो पद होते हैं, दो जो एक तरह से फ्रेज होते हैं, वहां पर जोड़ने के लिए इसका हाइफन का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे कंपाउंड वर्ड्स को प्राय एक ही शब्द मान लिया गया। पहले क्या होता था, ये जो कंपाउंड शब्द होते थे, एक कंपाउंड शब्द दूसरा कंपाउंड शब्द, सबको अलग अलग मानते थे। ठीक है, जैसे क्लोज हो गया, फ्रेज होता था, तो जहां अलग अलग यूज हो रहे उससे अलग अलग। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसके बीच में भले हाइफन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरा सेंटेंस जो है वो एक ही माना जाता है वर्तमान इंग्लिश के अंदर। इसलिए आजकल कंपाउंड वर्ड्स के साथ कम से कम हाइफन का प्रयोग प्रचलन में है। मतलब अगर हाइफन का निशान है तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेंटेंस अलग है, दोनों एक ही है। हाइफन फलत हाइफन के प्रयोग में कुछ भिन्नताएं आ गई है। इन भिन्नताओं के बावजूद नीचे दिए गए बिंदुओं को समझने के लेने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि हाइफन का प्रयोग जो है वो किन अवस्थाओं में किया जाता है। अपना प्रश्न बनेगा यहां से कि हाइफन का जो यूज है, अपना प्रश्न क्या बनेगा कि अपन जो हाइफन पढ़ रहे हैं, हाइफन का यूज, इसका जो प्रयोग है, हाइफन का जो यूज है, इसका जो प्रयोग है, वो कहां पर करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट यूज, अगर किसी सेंटेंस का कोई वर्ड यानी कि कोई शब्द या उस वहां की कोई सेंटेंस पूरी लाइन दे रखी है, तो उस वर्ड या लाइन के अंत में जगह की कमी के कारण, उस शब्द या जो लाइन अपन लिख रहे हैं उसमें जगह की अगर कमी है, इस कारण पूरा नहीं आ पाए, तो उसका इनकम्प्लीट वर्ड यानी कि अपूर्ण शब्द के बाद हाइफन का प्रयोग किया जाता है तथा उस वर्ड के शेष भाग को अगली लाइन में लिखा जाता है। हाइफन का प्रयोग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अपने को इंपोर्टेंट लिखना है, कोई लाइन लिख रहे हैं अपन, कोई भी एक लाइन लिख ले कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट। ये हो गया, क्या हो गया कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट। ये अपनी कॉपी है, नोटबुक है, पहली वाली लाइन दे रखी होती है, ऐसे अपन लिख रहे हैं यहां से कि राम इज वेरी। अब देखिए, वेरी के बाद अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी जगह मान लीजिए बची हुई है लाइन में, इतनी। अब इतनी जो लाइन है, इसमें जो है इंटेलिजेंट शब्द पूरा नहीं आ सकता, तो अपन क्या करते हैं, सॉरी, इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की जगह पर इंटेलिजेंट कर देते हैं, तो राम इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड होगा, ये जो वर्ड हुआ, इसमें अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आई एन लिख दूंगा और बाद में यहाँ पर हाइफन लगा दूंगा। तो इन तो लिख दिया, और ये टेलिजेंट जो शब्द पीछे वाला जो बचा, इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये होता है साथियों अपना हाइफन। जब कोई लाइन अपन कॉपी में लिख रहे हैं, तो कोई ऐसा वर्ड हो जाए कि पीछे जगह कम बचे, तो अगर अपने आधा शब्द वहां पे लिख दिया और आधा शब्द दूसरी लाइन में लिख दिया, तो बीच में अपने को एक निशान लगाना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं साथियों हाइफन। लेकिन ये निशान भी ऐसा नहीं है कि आप राम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि राम लिख रहे हो
और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची, यहाँ पे आर लिख के यहाँ पे हाइफन लिख दो और नीचे ए एम दूसरी लाइन में लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? राम एक सिलेबल वाले, एक सिलेबल का मतलब एक मात्रा वाला है। राम में देखिए राम आ की मात्रा एक ही बार आ रही है, तो वर्ड ऐसे होने चाहिए जिसमें सिलेबल की मात्रा कम से कम 2 से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा शब्द अंग्रेजी का जिसमें मात्राओं का मात्रा जो है वो कम से कम 2 से ज्यादा हो, उसे अपन हाइपन के रूप में इस प्रकार तोड़कर जो है लिख सकते हैं। एक सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं, 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा वालों को लिख सकते हैं। एक सिलेबल यानी कि एक मात्रा वाले शब्द है, उसको अपन हाइपन के प्रयोग में नहीं ला सकते। अब गो ही लिखना है अपने को, गो लिखना है और यहाँ पे जी लिख दूं मैं, यहाँ पे हाइपन लगा दूं और नीचे वो लिख दूं, तो ये थोड़ी होता है, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार चले आगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैन, बॉय, पेन, बुक इत्यादि जैसे एक सिलेबल एक खंड वाले शब्द को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक शब्द है बुक, ऊ की मात्रा आ रही है, पेन में ए की मात्रा है, तो ये सारे के सारे एक मात्रा वाले एक सिलेबल वाले शब्द है, तो इनको अपन तोड़ करके हाइपन नहीं लगा सकते। जैसे ये पेन है तो इस पेन में यहाँ पर ऐसे हाइपन नहीं लिख सकते, इस प्रकार से इसमें हाइपन नहीं आएगा। इन्हें हमेशा पूरा लिखा जाता है। अगर पेन लिखना है तो अपने को पूरा इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इन्हें हाइपन का प्रयोग कभी भी 2 पंक्तियों में नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लिख रहे हो यहाँ पे पी लिख दिया, यहाँ पे हाइपन, दूसरी लाइन में ई एन, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक मात्रा वाले एक सिलेबल वाले शब्द है। तो एक मात्रा वाले शब्दों को अपन तोड़ करके 2 अलग अलग लाइनों में हाइपन लगाकर यूज नहीं कर सकते। आया समझ में? दूसरा पॉइंट इसी के अंदर देखिए, लाइन के अंत में किसी वर्ड यानी कि किसी शब्द का केवल एक लेटर लिखकर या एक लेटर को छोड़कर हाइपन का प्रयोग नहीं दिया जाता है। जैसे देखिए पेंसिल लिखना है अपने को, तो पेंसिल इस प्रकार से, देखिए पेंसिल को पेंसिल या पेंसिल इस प्रकार से अपन नहीं लिख सकते। पेंसिल लिखना है इस प्रकार से भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। तो यहां पर अगर हाइपन लगा दे तो भी ये गलत है, या पीछे अपने एल को छोड़ के हाइपन लगा दे तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या है कि लाइन के अंत में किसी वर्ड का केवल एक लेटर लिखकर या लेटर को छोड़कर अपन हाइपन नहीं लिख सकते। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि या तो अपने को एक शब्द, जैसे अपन कोई भी लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे पेंसिल ही वापस में लिख रहा हूं, ठीक है, ये पेंसिल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को इसमें हाइपन का यूज करना है। पेंसिल तो 2 सिलेबल वाला वर्ड है, मतलब इसमें अपन हाइपन लगा सकते हैं, एक की मात्रा भी आ रही है, ई की भी आ रही है, बिल्कुल हाइपन का यूज इसमें हो सकता है। लेकिन वो हाइपन जो है वो एक शब्द को छोड़कर यूज नहीं आ सकता। एक शब्द से मतलब है कि अगर इसमें हाइपन लिखना है, पी लिख के अपन यहाँ पे हाइपन लग दिया, तो ये सेंटेंस अपना हो गया गलत। हाइपन का जो यूज होगा वो उसमें कम से कम 2 लेटर का होना जरूरी है। कितने लेटर का होना जरूरी है? 2 वर्णों का उसमें होना जरूरी है कम से कम, ठीक है। तो या फिर ऐसे इस पेंसिल को मैं ऐसे लिखूं ऐसे, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक 1 लेटर आ रहा है और यहाँ पर भी दोनों में एक एक लेटर आ रहा है, तो एक लेटर के बाद में अपन हाइपन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक सिलेबल वाले वर्ड है, एक मात्रा वाले में भी हाइपन नहीं आएगा, एक से ज्यादा वाले हैं लेकिन एक शब्द के बाद में भी हाइपन यूज नहीं आएगा। समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखिए, किसी भी वर्ड का सिलेबल यानी कि मात्रा पूरा होने के बाद ही हाइपन दिया जाता है। जहां मात्रा होती है, जैसे पेंसिल में पे के ऊपर है, मतलब पीई के बाद है, तो पीई के बाद अपन यहाँ पे हाइपन लगा सकते हैं। एक मात्रा पूरी होने के जस्ट बाद में अपन हाइपन लगा सकते हैं, मात्रा के पहले अपन नहीं लगा सकते। किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइपन दिया जाता है। जैसे देख मिसअंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिस एक मात्रा आ गई, यहाँ पे हाइपन लगा सकते हैं, अंडर यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टैंड यहाँ पे लगा सकते हैं और इनके पहले भी लगा सकते हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सेंटेंस के अंत में लिखना हो तो वह जगह की कमी होने के कारण पूरा न हो तो मिस के बाद में हाइपन लगा सकते हैं, अन के बाद में, अर के बाद में और स्टैंड के बाद में हाइपन दिया जा सकता है। मतलब देखिए मिस लिखा है, यहाँ पे अपन हाइपन दे सकते हैं, उसके बाद में अन के बाद में यहाँ पर हाइपन दे सकते हैं, यहाँ पर हाइपन दे सकते हैं, यहाँ पर हाइपन दे सकते हैं, 1 2 3 और 4 जगह पर अपन हाइपन दे सकते हैं।
आ गया समझ में? जैसे हम मिस अंडरस्टैंडिंग को अपने को लिखना है तो मिस लिख दिया, यहाँ पर अपन हाइपन देके अंडरस्टैंडिंग शब्द है वो दूसरी लाइन में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मात्रा के बाद में अपन ने डैश दे दिया। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो शब्द है इसमें मात्रा भी देख लीजिए आप, दो या दो से ज्यादा होनी जरूरी है। एक मात्रा वाले शब्द में तो हाइपन लगता ही नहीं है, एक से अधिक मात्रा वाले शब्द है उसमें एक लेटर के बाद में भी हाइपन नहीं लग सकता। जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाइपन लगा दो एम के बाद या लास्ट में आई से पहले यहाँ हाइपन नहीं आएगा, एक लेटर के बाद में हाइपन नहीं आता, कम से कम दो लेटर होने जरूरी है। सब में देख लीजिए, इसमें 3 के बाद है, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद। ठीक है, तो एक लेटर के बाद में हाइपन का यूज नहीं होता है। चले आगे। इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं, बहुत सारे संयुक्त वर्ड हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइपन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए फादर इन लॉ, तो यहाँ पे हाइपन का यूज हुआ है। और वन वे टिकट, तो वन वे के बाद में वापस हाइपन। फिर देखिए कमांडर इन चीफ, यहाँ पे हाइपन। फिर देखिए एक्स प्रेसिडेंट के बीच में यहाँ पर वापस हाइफन, यहाँ कॉमा है। ठीक है, एक्स एमपी यहाँ पर वापस हाइफन। 3 वीक, यहाँ 3 वीक कोर्स, तो यहाँ पे दोनों जगह पे हाइफन। फिर देखिए हार्ड हार्टेड, तो यहाँ पे हाइफन। फिर प्रो इंडियन, फिर हाइफन। फिर प्रो इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर वापस हाइफन। तो इंग्लिश में अनेक ऐसे कंपाउंड शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जो योजक शब्द है। योजक का मतलब है जो दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बनाया जाता है उसे कंपाउंड शब्द वर्ड्स कहते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स है देखिए सब में जो है दो या दो से ज्यादा शब्द दे रखे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द है जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्द है उसमें अपन हाइपन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल शब्द में नहीं आएगा। जैसे राम लिख दिया अपन ने, श्याम लिख दिया, तो ये तो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है तो इसमें अपन हाइपन नहीं लगा सकते। लेकिन जो शब्द है जो सही कंपाउंड शब्द है, कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाया, तो उसमें अपन हाइपन का यूज करते हैं। दूसरा यूज देख लेते हैं हाइफन का ही। ठीक है, इसी का अपन सेकंड यूज देखिए 21 से लेकर 99 तक जो गिनती होती है उसमें अपन हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों 1 से 19 में क्यों नहीं करते? क्योंकि 1 से लेकर 19 तक जो गिनती अपन इंग्लिश में जब लिखते हैं उसमें एक ही वर्ड आता है 1 2 3 20 तक, सॉरी 20 तक। ठीक है, 20 को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 20। तो एक ही क्या आया वर्ड आया, तो एक ही वर्ड आया, इसलिए इसमें जो है अपन हाइफन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन 20 के बाद जैसे 21 आएगा, 21 को अपन कैसे लिखेंगे 21। तो देखिए अब 20 और 1 दो शब्द हो गए, तो यहाँ पर अपन बीच में हाइफन लगा सकते हैं। इसीलिए 21 से लेकर 99 तक दिया हुआ। फिर 100 में वापस देखिए 100 एक ही आता है। 100 जब लिखते हैं तो वो वापस एक ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइफन नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 20 में हाइफन नहीं आता, 100 में नहीं आता। लेकिन 21 से लेकर 99 तक जितने भी वर्ड है वो दो शब्दों के रूप में यूज होते हैं, इसीलिए जो है वहां पर हाइफन का यूज होता है। जैसे देखिए 25 है तो 25, तो ये बीच में हाइफन आ गया। 72 है तो यहाँ पर हाइफन आ गया। 85 है तो यहाँ पर आ गया। 431 है तो 431 के बाद में हाइफन आ गया। 6135 है तो 6135 के बाद में वापस यहाँ पर हाइफन आ गया। ठीक है, ये नहीं रहेगा। इसी प्रकार फ्रैक्शन जो होती है, जो गणित अपन पढ़ते हैं, भिन्न जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भिन्न दे रखी है उसमें भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1/3 जो अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/3, तो उसमें देखिए 1/3। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते 2/4 है तो 2/4, 1/4 है तो 1/4। इस प्रकार से अपन बीच में हाइफन का यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको हाइफन का। अब है साथियों डैश। कौन सा है डैश? तो हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए कई विषयों को सारांश रूप में प्रकट करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। सारांश में बताने के लिए डैश का यूज करते हैं। देखिए जैसे फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव, फिर यहाँ पे डैश और डेसर्टेड हर, सभी ने जो है उस लड़की को छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने,
उसके कंपेनियन, उसके जो दोस्त फ्रेंड्स, उसके जो कंपेनियंस थे उन्होंने, और उसके जो रिलेटिव थे सभी ने जो है उसका साथ छोड़ दिया। उसके साथ में जॉब करने वाले, उसके जो मित्र थे वो, और उसके जो रिश्तेदार थे सभी ने जो है उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, डेजर्टेड मतलब छोड़ना। तो देखिए, तो सभी विषय को मिलकर अपन जब सारांश रूप प्रकट करते हैं तो उसमें भी डैश का यूज किया जाता है। तो ये दोस्त, ये कंपेनियन, ये रिलेटिव, इन सबको यूज करने के लिए यहाँ पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, डैश का यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्या, ऐसा अपन ने वहां पर भी एक पढ़ा था, उसमें अपन ने यूज किया था कॉलन। क्या यूज किया था, कॉलन। तो इसमें अपन यहाँ पर कॉलन का भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब उधर इस प्रकार का एग्जांपल आएगा जिसमें दो पंक्चुएशन मार्क एक साथ यूज हो सकते हैं, जैसे कॉलन भी हो रहा है, डैश भी हो रहा है, तो ऑप्शन पे आपको या तो डैश ही देगा वो, या कॉलन ही देगा। ठीक है, दोनों वो नहीं देगा, और दोनों देगा तो तीसरा ऑप्शन देगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इस प्रकार से देगा। ठीक है, देखिए, मैन वर्ब शाउटिंग, मैन का बहुवचन है। ठीक है, एक मैन होता तो ये इज आता, मैन इज मतलब अकेले आदमी की बात है। एम ई हो गया मतलब बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए वर आया। ठीक है, सॉरी वॉज आया। ठीक है, पास्ट की बात है। तो मैन वर्ब शाउटिंग, वुमेन वर्ब स्क्रीमिंग, चिल्ड्रन वर्ब क्राइंग, इट वाज चायोस। ये क्या एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, मतलब लोग वहां पे चिल्ला रहे हैं, वुमेन स्क्रीमिंग कर रही है, और बच्चे जो है वो रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश का यूज हो जाएगा। कहां पर होगा, जहां सबकी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद में। जैसे देखिए, शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड क्राइंग, इसके बाद में कोई भी नहीं दे रखा है, उसके बाद में सीधा दे रखा है इट वाज चायोस, मतलब कुछ ना कुछ उधर गड़बड़ हुई है, इसीलिए बच्चे रो रहे हैं, आदमी जो है वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, डैश का प्रयोग हो जाएगा। यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइक टू मी, तुमने जो है ये स्वीकार किया। एडमिट का मतलब स्वीकार किया है कि तुमने जो है, यू लाइक टू मी मतलब तुमने झूठ बोला है मुझसे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन, अब मैं दोबारा तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डैश। इंडिया एंड अफगानिस्तान, सीरिया एंड यमन, जर्मनी एंड फ्रांस, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द टेररिज्म, सभी देश जो है वो आतंकवाद से पीड़ित हैं, पीड़ित हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश। क्या आ जाएगा, डैश। सभी जैसे ही अपन ने देखा कि सभी देशों के नाम पूरे होते ही क्या आ गया, डैश। ठीक है, तो इसमें देखिए सारी गतिविधि कंप्लीट होते ही क्या आ जाएगा, डैश। वो कार्य जब पूरा होगा, ठीक है, तो उसके बाद अपने को डैश लगाना है। दूसरा यू देखिए, डैश में कभी कभी जहां कॉलन का प्रयोग किया जाता वहां डैश का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये मैंने बताया आपको, लिस्ट ऑफ थिंग्स दे रखा है, एग्जांपल्स या सेंटेंस में पहले कही हुई बातों को अगर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना हो तो डैश का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों में आता है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कॉलन का निशान है, ये डैश का निशान है। देखिए, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, कृपया करके ये सामान मुझे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या आया, ये डैश। क्या चाहिए उसको, 1 डिक्शनरी, एक शब्द को चाहिए, 20 नोटबुक, 20 कॉपी चाहिए, 20 पेंसिल चाहिए, और 1 पेन स्टैंड उसको चाहिए। तो जो सामान उसे चाहिए उसके जस्ट पहले अपने को यहाँ पर क्या लगाना है, डैश लगाना है। क्या लगाना है, जो सामान उसको चाहिए उस सामान की लिस्ट का जो नाम शुरू होगा उस पहले नाम से जस्ट पहले अपने को क्या लगाना है, डैश। जैसे देखिए, 1 डिक्शनरी, पहला सामान कौन सा है, 1 डिक्शनरी, तो इससे जस्ट पहले अपने को डैश लगाना है। अगर यहाँ पर अपन डैश सॉरी कॉलन लगाएंगे तो भी ये वाक्य अपना सही माना जाएगा। ठीक है, थर्ड यूज देख लेते हैं। डैश पढ़ रहे हैं अपन। देखिए, दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच में लुप्त संख्या या संख्या को सूचित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 1 से 10 तक सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होना है, तो 1 से 10, मैंने सीधे क्या बोला, 1 से 10, मैंने बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं नहीं बोली। तो मैंने 1 बोला
फिर मैंने सीधा 10 बोला कि हाजिर नंबर 1 से 10 तक उपस्थित होना है, तो 1 और फिर सीधा 10। तो अब जो 100 मैंने बोला है, उस 1 और इस 10 के बीच में, ये 1 और इसके बीच में यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा, डैश। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो लोग इसमें शामिल ऑटोमेटिक हो गए, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए 1526 है से लेकर 1761 तक, तो मतलब 1526 से लेकर 1761 तक सारे लोग इसमें शामिल हो गए। तो 1526 से लेकर 1761 तक, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डैश। लेसन नंबर 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से 20 मतलब पूरे के पूरे 20 पार्ट वहां पर आ गए, तो 1 से लेकर 20 तक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डैश। देखिए पेज संख्या 20 से लेकर 100, तो बीच में क्या आ गया, डैश। तो 20 से लेकर 100 तक मतलब 20 से लेकर 100 तक पूरे के पूरे पेज। तो पहली संख्या जो बोल रहा है लास्ट में, उसके बाद में जो भी संख्या बोल रहा है उसके बीच में क्या आएगा, डैश। चौथा देखिए कोटेशन, कोई कथन है, कोई नारा वारा जो होता है, कथन के अंत में पुस्तक या लेखक के नाम के पहले डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए सुभाष चंद्र बोस सेड, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो क्या कहा, यहां पर क्या आ जाएगा, डैश। क्या आ जाएगा, डैश। तो किसी ने कोई नारा दिया है, कोई कोटेशन बोला है, तो जो बोलने वाला है, जैसे महात्मा गांधी सेड, उन्होंने कहा, ही सेज, उसने कहा, तो उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, डैश। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तिलक रिमार्क, तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था, कि फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो नारा तो कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये नारा हो गया, उनका कोटेशन हो गया। कौन सा हो गया, कोटेशन। तो ये कोटेशन हो गया, ये भी वापस इनका यहाँ पर कोटेशन हुआ। अब कोटेशन शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ से। ये कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ से। जहां कोटेशन शुरू हो रहा है, जहां इन्वर्टेड कॉमा, उसके जस्ट पहले यहाँ से अपने को क्या लगाना है, डैश लगाना है। क्या लगाना है, डैश लगाना है। इसके साथ में एक और चीज आपको याद हो जाएगी कि जो भी नारा होता है वो हमेशा बंद होता है। कौन से पंक्चुएशन में वो बंद होता है, वो आपको दिख ही रहा है। तो ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में साथियों बंद होता है। किसमें बंद होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये नारा हमेशा जो भी कोटेशन होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर साथियों रहेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा भी याद हो गया और डैश भी याद हो गया। चले आगे, अपॉस्ट्रोफी क्या है, अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का वैसे हिंदी अर्थ देखो, इसका मतलब होता है का, के, की, और ये क्या बताते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं, पोजीशन, यानी कि संबंध बताने का काम करता है। अपॉस्ट्रोफी भी एक प्रकार का कॉमा ही है जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जो लुप्त हो गए, हिडन है, उनको बताने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए कांट है, तो कांट का पूरा मतलब होता है फोर कैन नॉट। क्या होता है, फोर कैन नॉट। तो शॉर्ट में लिखा है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए इसको अपन ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी। कॉमा तो लगता है साथियों नीचे, कॉमा कहाँ लगता है, नीचे। अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है, ऊपर। क्या लगता है, ऊपर। कॉमा जैसा ही निशान है, ये ऊपर लगता है, कॉमा लगता है नीचे। ठीक है। शांत मतलब फोर शैल नॉट, तो किसी चीज में जो बड़ा है उनको संक्षिप्त करने के लिए, समराइज करने के लिए, छोटा करने के लिए, जब छोटा करके जब लिखते हैं तो वहां पर जो पंक्चुएशन मार्क यूज होता है वो होता है अपॉस्ट्रोफी। देखिए आई एम, तो इसका मतलब है फोर आई एम। डोंट का मतलब है फोर डू नॉट। तो तीनों वर्ड को मिला के जब एक शब्द में कर दिया संक्षिप्त, तो यहाँ पर ये जो यूज हो रहा है ये साथियों हो जाएगा अपना अपॉस्ट्रोफी। क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी। क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी। किसी नाउन या पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। कोई नाउन है, उसका पॉजेसिव, उसका संबंध बताने के लिए, जो नाउन दिया रखा है उसका किसी दूसरे से संबंध बताने के लिए जब यूज किया जाता है तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कैसे संबंध होगा, कोई भी नाउन है उसका उससे संबंध। देखिए मोहन पेन, तो यहाँ पे मोहन तो हो गया नाउन, और मोहन का संबंध बता रहा है किससे, इससे, पेन से। मतलब मोहन पेन मतलब मोहन की पेन। मोहन पेन का मतलब क्या, मोहन की पेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉस्ट्रोफी। देखिए अभी इसको हिंदी पढ़ेंगे तो क्या, मोहन की पेन। क्या हो गया, की पेन। तो ये संबंध बताने का काम करता है। अपॉस्ट्रोफी से प्रश्न बनेगा तो इसी पॉइंट से बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, का जीवन। क्या हो गया, का। गर्ल्स स्कूल यानी लड़कियों की स्कूल, की आ गया। वुमेन्स कॉलेज
ठीक है, महिलाओं की कॉलेज। तो देखिए का के की, अगर कहीं मार्केट में जाते हैं कोई दुकान वुकान होती है वहां लिखा होता है इस प्रकार से अग्रवाल एंड सन्स, क्या होता है ऐसे अग्रवाल एंड सन्स, मतलब अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल को उसके पापा होंगे या उनके दादाजी होंगे, फिर उनके पुत्र मतलब अग्रवाल और उनके बेटे, उनके बेटे। तो ये क्या आ रहा है के, मतलब संबंध बताया गया ये अग्रवाल जी है और उनके बेटे हैं, उनका उनके पोजीशन बताया गया, उनसे संबंध बनाया गया। यहां पर क्या आ जाएगा ये अपस्ट्रॉफी। थर्ड यूज देख लेते हैं अपस्ट्रॉफी का। अंकों, फिगर्स और अक्षरों का प्लूरल बनाने के लिए अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। कोई अंक दे रखे हैं, ठीक है, कोई अक्षर दे रखा है तो उसको जब बहुवचन में चेंज करते हैं, प्लूरल उसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब उसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, राइट योर 5s एंड 9s मोर क्लियरली। कट योर p's एंड डॉट योर q's। तो देखिए इसमें क्या है, ये अक्षर दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है, फिगर 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई अक्षर दे रखा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे कि राइट योर, ये 5 जो है उसका एंड 9s जो है उसको मोर क्लियरली आपको लिखना है। तो एक से ज्यादा जब सब प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी। योर टीज एंड आईज लुक अलाइक, तुम्हारे जो तुम जो लिख रहे हो उसमें जो टी है और आई जो है वो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो वहां पर देखिए टी और एस, ये जो है उसने जो टी लिखा है कॉपी में और जो आई लिखा है दोनों वो एक जैसे दिख रहे हैं, लुक अलाइक मतलब एक जैसे। तो यहां पर क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। दो शब्द, दो अक्षरों की बात हो रही है प्लूरल में तो वहां पर अपोस्ट्रोफी। एंड 2 5 एंड 4 2s, एड एड मतलब जोड़ना, एड 2 5 एंड 4 2s, 5 जोड़, एड 2 5 एंड 4 2s, 4 बार तो 2 जोड़ने हैं और 2 बार इसमें 5 जोड़ने हैं, तो 2 बार 5 और 4 बार 2 जोड़ने हैं, तो 5 और 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, तो गणित की जो न्यूमरल संख्या होती है, कुल मिला के ये है कि गणित के जो फिगर्स होते हैं क्या होती है, संख्या जो होती है, जो अंक दे रखे होते हैं, क्या दे रखे, अंक दे रखे होते हैं। एक ही वाक्य में जब एक बार अंक नहीं होगा, कितनी बार होगा, 2 बार होगा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। मान लीजिए 5 एंड 5, ठीक है, 5 4 2s एंड 4 5, इस प्रकार से ये हो सकता है। तो दोनों के बीच में फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे अपॉस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिया होगा, राइट योर 5 एंड 9 मोर क्लियरली। क्या बोल रही है कि तुम्हें तुम्हारे 5 और 9 जो तुम कॉपी में लिख रहे हो वो तुम्हें और ज्यादा क्लियर लिखने की जरूरत है। मतलब तुम्हारे जो 5 जो तुम लिख रहे हो और 9 लिख रहे हो ये दोनों साफ नहीं है, इनको तुम्हें क्लियर लिखने की जरूरत है। तो 5 एंड 9, ठीक है। कट योर पीज एंड डॉट योर क्यूज, तुम्हारे जो पी जो तुमने लिखा है उस कॉपी में तुमने पी पी लिखा है उसको तो तुम्हें कट करना है और डॉट करना है किसके नीचे, क्यू के नीचे तुम्हें डॉट करना है। जितने भी क्यू तुमने लिखे हैं उसके नीचे तुम्हें डॉट करना है। तो इस प्रकार से कोई वाक्य दे रखा है पीज क्यूज, इसको आसानी से याद रखने का यह तरीका है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब अपन अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का, उसके बाद में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी देखिए टीज आईज 5 2s, सबके साथ में क्या लगा हुआ है, एस। तो ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी ये एस होगा यहाँ पे आपको नीचे कॉमा देगा या कुछ भी देगा, यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। तो ध्यान रखना ये जो एस जहां यूज हुआ उसके जस्ट पहले ऊपर की साइड में हमेशा क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी आएगा। क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी का यूज आएगा। एक ही वाक्य में 2 इंग्लिश के वर्ड दे रखे हैं पी क्यूज, या 2 न्यूमेरिकल शब्द दे रखे 5 9 8 6, तो वहां पर हमेशा क्या आता है, अपॉस्ट्रोफी। इस प्रकार से याद रखना है। ध्यान दे,
संख्या अगर शब्दों में लिखी जाए, किसमें लिखी जाए, शब्दों में लिखी जाए, तो उसका प्लूरल एस या ईएस लगाकर बनता है, एस लगाकर नहीं बनता। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। संख्या अगर शब्दों में लिखी है, संख्या किस में लिखी हुई है, शब्दों में। एक तो लिखी होती है भाई गणित में लिखी होती है 27 28 इस प्रकार से होती है, लेकिन संख्या अगर किस में लिखी हुई है, शब्दों में लिखी हुई है, वर्ड्स में लिखी हुई है, तो फिर वहां पर अपने को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करना पड़ेगा। वहां अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए रोहित शर्मा बैट्स 2 4 एंड 3 6 तो देखिए 6 है तो मतलब कितने 6 मारे उसने, 3 6 उसने मारे, तो 6 के पीछे क्या जोड़ दिया, ईएस, 6। ऐसा नहीं है तुम यहां पे ऐसे लगा दो 6, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो जो संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, संख्या को जब शब्दों में लिखा जाता है, शब्दों में लिखा है। ठीक है, मतलब गणित की जो संख्या होती है ना 20 25 30 जो भी संख्या है, उसको जब शब्दों में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, शब्दों में। तो शब्दों में लिखेंगे तब इसे अगर जब शब्दों में बहुवचन बनाएंगे ना, अपन गणित की संख्या को शब्दों में लिखने का बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अगर इसमें अपन ने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, रोहित शर्मा को 2 चौके और 3 छक्के मिले, तो देखिए 2 4 एंड 5 6। अभी 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये क्या अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, या ये 4 है तो 4 फोर्स तो ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। 4 का 6 का हो गया, ये कितने हुए वो तो आया ही नहीं, तो इसमें 3 6 और 4 6। तो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है शब्दों में लिखने पर वहां पर अपने को बहुवचन बनाने के लिए एस और ईएस लगाना पड़ता है, वहां अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमाज देखिए, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमाज। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, देखिए कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमाज, सिंगल, एक तो होता है ऐसे, ठीक है, सिंगल, और एक होता है डबल। एक तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे होगा, इस प्रकार से कोष्टक दे रखा होगा, सिंगल वहां पर इन्वर्टेड कॉमा होगा, ये ऊपर जो लिखा हुआ ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। एक होता है डबल, देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों हो सकते हैं। इनके मुख्य प्रयोग निम्नलिखित है। तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के रूप में भी हो सकता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के रूप में भी हो सकता है। कहां पर सिंगल आएगा, कहां पर डबल आएगा, वो इसमें दे रखा है। देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है, जब अपन रिपोर्टेड स्पीच जो पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो पढ़ते हैं, तो जो वहां पर जो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले जो होता है प्रश्न, उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ होगा, एक तो डायरेक्ट स्पीच में होगा। एक तो ये हो गया, ही सेड मैन इज मॉर्टल, उसने कहा कि मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्यों आया, क्योंकि दोनों ही वाक्य जो है वो डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हैं। किसी शब्द में देखिए दूसरा, किसी शब्द को विशेष रूप से बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। जैसे प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड वेरी क्लियरली, यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो प्रीपोजिशन का यूज है, तो यहाँ पे सिंगल जो है वो इन्वर्टेड कॉमा का यूज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशेष रूप से जोड़ दिया गया कि प्रीपोजिशन को हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए। आर्टिकल शुड बी यूज्ड वेरी क्लियरली, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो किसी भी टॉपिक के नाम लेकर उसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, उसे हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज लेंगे। और डायरेक्ट स्पीच दे रखा है तो उसमें डबल जो है वो अपन इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग में लेंगे। ठीक है, चीकू इज द सब्जेक्ट एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब राइट्स। कोई सेंटेंस दे रखा है, उसमें चीकू तो है सब्जेक्ट है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, एंड वर्ब क्या दे रखे हैं, राइट्स जो है वो वर्ब है। ठीक है, ये उसमें क्रिया है, तो जोड़ दिया गया है। ये सब्जेक्ट है, चीकू बिल्कुल है, नाउन है मतलब सब्जेक्ट हो गया, और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब है राइट्स। तो क्रिया होती है लिखना, जिसके पीछे ना आता है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये सिंगल जो है उसमें आएगा, किसमें,
इन्वर्टेड कॉमा में, आई डोंट नो व्हाट इज मीन्ट बाय लीचिंग, मुझे ये नहीं पता कि लीचिंग का मतलब क्या होता है। तो ये लीचिंग को यहाँ पे जोर देकर बताया गया, विशेष रूप से बताया गया है। तो विशेष रूप से कोई चीज बताई जा रही है तो वहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का एक ही यूज है अभी तक तो अपन ने पढ़ा, वो है सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में। थाउजेंड वर हैंग्ड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों लोगों को जो है फांसी दी गई। तो फ्रीडम मूवमेंट जो है वो इन्वर्टेड कॉमा। कुल मिला के याद ये रखना है, सब जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही आएगा। क्या आएगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही प्रयोग में लेना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग सिर्फ अपन ने एक जगह पे किया है, वो है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच वो डायरेक्ट में ही आएगा, इनडायरेक्ट में नहीं आएगा। इनडायरेक्ट में सब हट जाता है। इसकी पहचान क्या होगी है? तो इसकी पहचान ये होगी, या तो आपको ये सैड देखने को मिलेगा, सैड उसके बाद में शुरू होगा, या आपको देखने को मिलेगा से, या फिर देखने को मिलेगा सेज। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा? इन डायरेक्ट स्पीच में। आपको ये भी पता नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है कि नहीं है, तो उसके जस्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले अगर सैड लिखा हुआ है तो समझ जाना डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, या से लिखा हुआ है या सेज लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस है। ये इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। चले आगे देखिए, यदि किसी कोटेशन के अंदर दूसरा कोटेशन आ जाए तो उस स्थिति में मेन कोटेशन के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। अब ये दूसरा और आ गया तो ये भी याद रखना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट स्पीच वाला तो मैंने बता दिया, एक और आ गया ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला। मान लीजिए दो कोटेशन दे रखे हैं, किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि करो या मरो, दूसरे ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। ये दोनों नारे हो गए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के, दोनों हो गए उनके कोटेशन। तो दो नारे हैं, तो पहला वाला जो मेन नारा है और उसके बाद में दूसरा नारा आ गया, तो पहले वाला जो मेन कोटेशन है उसमें अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लेंगे। ठीक है, और इनसाइड वाले कोटेशन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, यू माइट एज वेल से एडेड सी दैट आई लाइक व्हाट आई ईट। तो पहले वाले व्यक्ति ने ये कोटेशन दिया तो इसमें देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। फिर इसने ये कहा सी दैट आई लाइक व्हाट आई ईट, मैं वही खाती हूँ जो मुझे पसंद है। इज द सेम थिंग एज आई ईट विथ लाइक। अब यहाँ पे देखिए एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है, दो और तीन, तो दो कोटेशन आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए। पहले वाला आ गया जो मेन हो गया, उसमें तो आ जाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमाज और बाकी सब में आ जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ही सेड डू यू नो द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब एन एम्प्टी वेसल साउंड मच। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब्स। तो ये डबल आया और नीचे वाले में आ जाएगा अपना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। समझ में आ गया? तो जो मेन जो होता मतलब जो मुख्य होगा और मेन जो होगा, मेन कोटेशन जो होगा, नॉर्मली ध्यान रखना, नॉर्मली जो मेन कोटेशन जो आएगा मेन कोटेशन जो आएगा वो स्टार्ट में आएगा। कहां पर आएगा? स्टार्ट में आएगा। तो स्टार्ट वाला जो मेन कोटेशन है, दो कोटेशन दे रखे हैं तो पहले वाले में डबल लगा दीजिए, दूसरे वाले में सिंगल। कभी कभी पीछे भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली आगे आएगा। लेकिन आपके पूछेगा तो डायरेक्ट स्पीच वाला ही पूछेगा, और डायरेक्ट स्पीच वाले के तो आप पहचान लोगे, या तो सैड से पहचान लोगे उसके बाद में आता है, या से के बाद में आता है, या सेज के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है। बाकी सब में ज्यादातर यूज क्या आता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही आता है। इसमें तो दो ही आता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच वाला और एक डबल कोटेशन वाला। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट तीन होते हैं, एक, दो और तीन। अपन पढ़ते थे छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ा कोष्टक, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। देखिए, रेफरेंस या लाइफ स्पेन को बताने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, टीचर हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड लेसन 5 हाउ टू डू इट। अध्यापक जो है उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना, तो लेसन 5 है, इसको किसमें डाल दिया है? जो है पोस्ट ब्रैकेट के अंदर इसे डाल दिया। तो रेफरेंस दिया गया कि अपन आज जो है ये पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि कल अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर का नाम बता दिया, मतलब वो वाला जो चैप्टर है उसको अपन ब्रैकेट में डाल देंगे। When my mother died, it was 40 years ago. I was but infant. जब मेरी मदर की डेथ हुई, आई वॉज एन इन्फेंट, मैं क्या था? छोटा था। आई वॉज एन इन्फेंट मतलब छोटा था। तो देखिए इस वाले से इसको यहां से हटा भी देना तो भी ये सेंटेंस अपना सही है। जैसे देखिए, व्हेन माय मदर डाइड आई वॉज एन इन्फेंट, जब मेरी माताजी की मृत्यु हुई मैं छोटा था। सही है। लेकिन देखिए अब इसी वाक्य को क्या है,
ये जोड़ने से क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट है ये जोड़ने से इसके बारे में अपने को वाक्य के बारे में जानकारी और बढ़ गई। देखिए कैसे बढ़ गई, When my mother died it was 40 years ago। अब उसका टाइम पता चल गया कि उसकी माता जी की मृत्यु कब हुई, यानी कि 40 years ago, यानी कि 40 साल पहले। तो उसकी मौत के, उनकी डेथ के बारे में इसको और ज्यादा रेफरेंस दिया गया, इसे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। और वैसे ये लाइफ स्पेन भी बताया गया है कि लाइफ स्पेन का मतलब है उसकी जीवन के, वो कितने साल जिया। तो ये लाइफ स्पेन कोई बता रहा है कि वो 10 साल जिया, 50 साल जिया, 100 साल जिया, उसे भी अपन ब्रैकेट में डाल सकते हैं। या तो कोई रेफरेंस दिया हुआ है किसी बुक का कि अपन उस बुक का वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो जैसे ये लेसन 5 है तो ये रेफरेंस हो गया। ये दूसरा जो 14 ईयर 40 साल पहले, तो उसका लाइफ स्पेन बताया गया, ठीक है, तो उसका इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो पेज। इसका जो आंसर है वो पेज संख्या 120 पे दिया गया। तो 120 उसे रेफरेंस दे दिया गया, कहां पर है, ये 120 नंबर पेज पे है। ही थिंक दैट मॉडर्न म्यूजिक एनीथिंग रिटन आफ्टर, कुछ भी जो है 1900 से पहले जो लिखा गया म्यूजिक इज रबिश। वो क्या बोल रहा है कि 1900 से पहले जितना के बाद, 1900 के बाद जो भी जो म्यूजिक लिखा गया वो सब बेकार है, रबिश है, ठीक है। 1900 और 1900 से पहले वाला जो म्यूजिक था वो अच्छा था। तो ये टाइम पीरियड बताया गया, क्या बताया गया, ये टाइम पीरियड बताया गया है, टाइम पीरियड बताया गया है म्यूजिक के बारे में, ठीक है। एक तरह से देखे तो क्या दिया गया है, ये टाइम पीरियड बताया गया। तो उसको अपन किस पे डाल देना है, ब्रैकेट में डाल देना। ब्रैकेट में क्या आएगा, लाइफ स्पेन दे रखा है कि वो 40 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, उसका जीवन 40 साल तक रहा। 1900 के पहले वाले लोग अच्छे थे, 1800 से बाद वाले लोग खराब है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। या फिर आपको कल वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जो भी चैप्टर का नाम है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ये उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 20 पे दे रखा है, तो जो 20 पे दे रखा है वो वाला किसमें आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। किसी भी चीज के बारे में जब और ज्यादा बताया जाता है, ठीक है, अगर ब्रैकेट वाले को अपन हटा भी देना तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। अब इसमें टाइम बता दिया कि 1900 से पहले वाला, इसने क्या बताया कि ही थिंक्स दैट मॉडर्न म्यूजिक इज रबिश, वर्तमान जो म्यूजिक है वो बेकार है। मतलब मॉडर्न म्यूजिक को उसने बेकार तो बता दिया, लेकिन कौन सा वाला मॉडर्न, कब से, 2000 से, या तो उसने टाइम बता दिया कि 1900 के बाद, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये रेफरेंस को बता रहा है या लाइफ स्पेन को शो कर रहा है, वहां पर ब्रैकेट का यूज करना है। जब किसी मैटर यानी कि विषय वस्तु को मेन क्लॉज से अलग एक्सप्लेनेशन के रूप में जोड़ने की आवश्यकता होती है, तब उस एक्सप्लेनेशन को, उस व्याख्या को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे आई सॉ अनिल व्हेन आई वाज इन वाराणसी, मैंने अनिल को देखा कब, व्हेन आई वाज इन वाराणसी, जब मैं वाराणसी के अंदर था। अब इस अनिल के बारे में और ज्यादा बताया गया है, क्या बताया कि माई क्लासमेट, अनिल कौन सा, बोले वही जो मेरे साथ में पढ़ता था, मेरा क्लासमेट। तो ये अनिल भी वही है और माई क्लासमेट भी वही है, अनिल के बारे में ही ये चीज आई गई है। तो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको अपन ने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। आई स्पोक टू माई नेबर अबाउट इट, मैंने इसके बारे में मेरे पड़ोसी से बात की है। तो नेबर से बात कर ली, मतलब उसका नेबर कौन है, मिस्टर रॉय। तो इसका मतलब उसके नेबर है, उनका नाम है मिस्टर रॉय। उसका मिस्टर रॉय, उसका नेबर भी वही है, मिस्टर रॉय भी वही है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जब उसका नाम भी लिया जाए और उसकी विशेषता भी बताई जाए, तो उसकी विशेषता वाला जो कार्य है वहां पर ब्रैकेट आ जाएगा। देखिए अब अनिल है, उसका नेबर है, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। एक के आगे ब्रैकेट आ जाएगा, या तो नाम के आगे आ जाएगा, उसकी विशेषता के जो बाद में जो आया है वो ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बाय स्टेशनरी, स्टेशन वह जो है जा रहा है क्या, बाय यानी खरीदने के लिए, स्टेशनरी, स्टेशन में क्या, पेपर, पेन स्टैंड, एनवलप फॉर हिज ऑफिस। देखिए ही इज गोइंग टू बाय स्टेशनरी फॉर हिज ऑफिस, वह स्टेशनरी खरीदने के लिए जो है जा रहा है अपने ऑफिस के लिए। तो स्टेशनरी में वो क्या ले रहा है, पेपर, पेन स्टैंड और एनवलप्स। तो ये सारी चीज, ये जो पेन है, ये जो लिफाफा है, ये जो पेन डालने का स्टैंड है, ये सब किस में आते हैं, ये सारी की सारी चीजें आती है साथियों स्टेशनरी के अंदर ही शामिल है। तो स्टेशनरी लिखो या उनका एक ही नाम लिखो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों में से एक को जो है अपने को ब्रैकेट में बंद करना है, और इसमें नॉर्मली जो बाद वाला है वो ब्रैकेट में बंद होता है, क्योंकि ये इन सब चीजों को ही बताया गया है। इसको विस्तार रूप में बताया गया है। कैसे बताया गया, उसको
एक्सप्लेन करके इसमें बताया गया, जो मैटर है उसी को इसमें एक्सप्लेन दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसको विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो वहां पर ब्रैकेट का यूज करना है। कौन सा ब्रैकेट है वो इसमें नहीं दिया गया, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर उसको बंद करना है। ठीक है, कभी कभी एडिशन एक्सप्लेनेशन का बड़ा भी हो सकता है, जैसे देखिए मोहन मैरिड लता इन 1985। कभी कभी ये एक्सप्लेनेशन जो है उसमें तो छोटे छोटे थे कि पेन खरीदी, मिस्टर नेबर, और नेबर कौन था, मिस्टर रॉय, तो मिस्टर रॉय बिल्कुल छोटा था। अनिल, तो अनिल कौन, हिज क्लासमेट, तो हिज क्लासमेट, दो शब्द थे। लेकिन कभी कभी इतना बड़ा जो शब्द होता है उसे भी अपने को ब्रैकेट में डालना पड़ता है। जैसे मोहन जो है उसने लता से मैरिड की कब, 1985 में। हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू डू सो अर्लियर। ठीक है, तो देखिए हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू डू सो अर्लियर, उनके माता पिता ने उसे इसके लिए उन्हें माफ कर दिया था पहले ही। तो इतना बड़ा जो है ये किसके बारे में आया है, ये उनकी शादी के बारे में है, ये बात आई है। ठीक है, तो ये शी वॉज देन 15, उस समय वो कितने साल की थी, वह 15 साल की थी। तो देखिए, ठीक है, तो ये इतना सारा है, उसे भी जो है अपन एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, लता की मैरिज के बारे में ही बात हो रही है कि जब वो 15 साल की तब उसने मोहन से शादी की, लेकिन उसके पिताजी जो है, पेरेंट जो है, माता पिता, उन्होंने उसे फॉरगिव कर दिया था बहुत पहले ही। ठीक है, देखिए निम्नलिखित एग्जाम्पल्स को समझे। दीज वर्ड्स वर रिटन ऑन द नोटिस, आर यू केयरफुल। द अदर बॉय राघवेंद्र एलिज मुन्ना वाज देयर। देखिए, तो पहला वाला जो है दीज वर्ड्स यानी आर यू केयरफुल वर रिटन ऑन द नोटिस, तो नोटिस बोर्ड है वहां पे लिखा हुआ क्या, आर यू केयरफुल, तो ये आ गया कोष्टक के अंदर। द अदर बॉय मतलब कौन सा व्यक्ति, जो अदर बॉय कौन है, लड़के का नाम दिया गया कोष्टक में, देखिए राघवेंद्र। ठीक है, वॉज देयर, और इसे क्या है, एलिस मुन्ना। द अदर बॉय राघवेंद्र और एलिस मुन्ना वॉज देयर, तो इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। शी सेड दैट राइटिंग वॉज हर ओनली ऑक्यूपेशन, इटैलिक बाय द राइटर। इटैलिक का मतलब क्या होता है, इटैलिक का मतलब होता है जो शब्द अपन तिरछे लिखते हैं ना, तिरछे। ठीक है, इस प्रकार थोड़े से तिरछे यूज लिए जाते हैं इटैलिक वर्ड्स। शी हैड दैट द राइटिंग वॉज हर ओनली ऑक्यूपेशन बाय द राइटर, इटैलिक जो है उसकी राइटिंग वो इटैलिक में यूज करता है, तो उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बताया गया है कि वो इस प्रकार से लिखता है, तो उसे अपने को जो है ब्रैकेट में बंद करना है। यू सॉ द वर्ड्स आर यू केयरफुल यू मीन, तो देखिए इसको अलग से बंद किया कोष्टक में और उसे अलग से बंद किया कोष्टक में। उपयुक्त एग्जाम्पल में यह स्टेप है कि ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट तथा ब्रैकेट। इसको तो बोलते हैं राउंड, सबसे ज्यादा यही यूज आता है, परीक्षा में पूछेगा तो यही पूछेगा। ये आज दिन तक कभी नहीं पूछा गया, ये भी आज दिन तक कभी नहीं पूछा गया है, तो ये अगर आपको याद नहीं भी होगा ये पॉइंट तो ये चल जाएगा, इसको ओमिट कर देना। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है, ये नॉर्मली यूज होता है साथियों मैथ्स के अंदर। कहाँ यूज होता है, मैथ्स के अंदर। इंग्लिश में या आपने कहीं भी पढ़े होंगे तो इस प्रकार के कोष्टक और ये आपने बहुत ही कम यूज किए। कभी यूज किए क्या इस प्रकार से किसी शब्द को डालने के लिए, नहीं किया, अपन सीधा सा ये ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये प्रश्न इस प्रकार का नहीं बनेगा, इसको स्किप भी कर लेना, समझ में भी ये नहीं आएगा आपको। यदि राउंड ब्रैकेट के बीच में कुछ ऐड करना हो तो मेन इंक्लूजन हैव टू बी मेड विद इन इंक्लूजन, तो स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटेंस बी से स्पष्ट है। बी वाला जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें अपन ने देखिए कि अगर इसको कोष्टक में ऐड करना है तो किस प्रकार से अपने को ऐड करना है, किसको, इस वाले ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, अगर कोई राइटर या एडिटर सेंटेंस में कुछ अपनी ओर से ऐड करता है या कुछ चेंज करता है तो वह स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करता है। इस प्रकार समझ में आ जाएगा। कोई लिखने वाला, कोई राइटर जो होता है, जो अखबार में लिख रहा है या कोई किताब लिखने वाला राइटर होता है, अगर राइटर की बात हो रही है तो उसके लिए यह ब्रैकेट का प्रयोग होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग सीरियस राइटिंग में किया जाता है। सीरियस जो राइटिंग होती है बिल्कुल विशेष फोकस के साथ लिखा जाता है, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। सेंटेंस नंबर सी में देखिए, शी सेड दैट राइटिंग वाज हर ओनली ऑक्यूपेशन, इटैलिक बाय द राइटर। देखिए तो राइटर आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है राइटर शब्द आ रहा है। ठीक है, कोई लिखने वाला राइटर है तो वहां पर आ जाएगा साथियों
बड़ा वाला कोष्ठक, ये वाला। ब्रैकेट का प्रयोग प्राय मैथमेटिक्स या अन्य टेक्निकल राइटिंग या कुछ विशेष जगहों पर किया जाता है, जैसे सेंटेंस डी में देखिए, यू सॉ द वर्ड्स, आर यू केयरफुल, यू मीन। तो कुछ विशेष प्रकार की बात हो रही है, या ज्यादातर जो है कैसी बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात है, कुछ टेक्निकल बातें हो रही है, आपको समझ में ये आ जाएगा। देखिए मैथ्स की कोई बात हो रही है, गणित की सवालों की बात हो रही है, या कोई टेक्निकल कोई बात हो रही है, तो वहां पर तो आ जाएगा साथियों ये वाला कोष्टक। ठीक है, किसी राइटर की बात हो रही है, कोई लिखने वाला है, और बात कैसी हो रही है, सीरियस बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, सीरियस, तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। और नॉर्मली जो बात होती है उसके लिए अपना ये वाला कोष्टक आ जाएगा। कौन सा कोष्टक आ जाएगा, ये वाला। जैसे देखिए कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जोड़ना हो तो ये याद कर लेना, आपको ब्रैकेट याद हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको ब्रैकेट पूरा याद हो जाएगा। हो गया। गणित की कोई सवालों की बात हो रही है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो ये वाला कोष्टक आएगा। किसी राइटर की बात हो रही है, सीरियस बात हो रही है, तो ये कोष्टक आएगा। और कोई सब्जेक्ट दे रखा है, मतलब राम की बात हो रही है, गोपाल श्याम जिसकी भी बात हो रही है, उसके बारे में अपने को और कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो ही रीड इन क्लास 8। तो एक्स्ट्रा बातों को जब जोड़ना है तो वहां पर अपने को ये वाला ब्रैकेट काम में लेना है। समझ में आ गया। नॉर्मल बात है, किसी के बारे में कुछ और जोड़ना है तो छोटा कोष्टक, कोई लेखक बोल रहा है सीरियस मैटर पे तो ये वाला कोष्टक, गणित की बात हो रही है टेक्निकल वर्ड तो ये वाला कोष्टक यूज में आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस क्या है, पैरेंथेसिस, ये भी एक तरह से देखा तो ब्रैकेट का ही काम करता है, इसी प्रकार से इसका भी यूज होता है। पैरेंथेसिस या डबल डैशेस इसी प्रकार से भी होता है। ठीक है, डबल डैश के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, का प्रयोग किसी फ्रेज या क्लॉज में किया जाता है, उपवाक्य और पदबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, को मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस से अलग करने के लिए किया जाता है। ये फ्रेज या क्लोज उस सेंटेंस से ग्रामेटिकल रिलेटेड नहीं होता है। देखिए, he feathered from the heaven twin sons, ठीक है, it was all his wishes। तो देखिए ये वाला जो फ्रेज है क्लोज है, उसको मुख्य क्लोज से अलग करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। तो ये ब्रैकेट जो है ये पैरेंथेसिस है। ये क्या है, पैरेंथेसिस। A brilliant example of such type of greatness, call it if you wish, a patriotic man who served his country well is found in the biography Dr. APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए एक यहाँ पर डैश आया और एक यहाँ पर डैश आया, तो डबल डैश के रूप में जब यूज करना है तो पैरेंथेसिस का यूज आएगा। किसका यूज आएगा, पैरेंथेसिस का। या फिर इसका यूज अपन ब्रैकेट के रूप में भी कर सकते हैं। ब्रैकेट के रूप में इसका यूज कब होगा, कि जब कोई फ्रेज या क्लोज दे रखा है उसको मुख्य जो सेंटेंस है उससे बिल्कुल अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब वहां पर तो क्या था, ब्रैकेट में तो अपन ने यूज किया था, तो इस ब्रैकेट का संबंध इससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उससे ही उसका संबंध था। जैसे अपन ने लिखा था कि नेबर, तो उसका नेबर कौन था, तो मिस्टर रॉय, तो नेबर भी वही था, मिस्टर रॉय के बारे में ही उसको नेबर कहा गया। मतलब इसका जो संबंध था पास वाले से होता था ब्रैकेट में, लेकिन पैराथेंसिस में अपन ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका संबंध फिर इस वाक्य से नहीं रहेगा। इसको अपन हटा भी देंगे तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या अगर वाक्य में कहीं पे आपको डबल डैश मिल जाए एक ऊपर नीचे तो समझ जाना कि वो पैरेंथेसिस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थे साथियों अपने पंक्चुएशन और ये कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन मिलते हैं साथियों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।